नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं संजय शर्मा और मेरे साथ उपस्थित है एक बार फिर से राज्यसभा के पूर्व सांसद एवं तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विवेक गुप्ता जी, और आज फिर हम इनसे बातें करेंगे। उससे पहले मैं विवेक जी से यह जानना चाहूँगा कि विवेक जी, लगातार उत्तर बंगाल का दौरा जो आपका हो रहा है, यह दौरा क्या विशेष माना जाए कि उत्तर बंगाल पर इस बार आप लोगों की ज़्यादा नज़र है, इस वजह से हो रहा है? शर्मा जी, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि जो हिंदी प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी मैंने ली है उसके अंतर्गत मुझे बंगाल के 24 जिलों का दौरा करना है। उत्तर बंगाल पहाड़ है, पहाड़ अपने आप में सुंदर है, वो अपने आप ही आकर्षित करता है, हम लोगों को बुलाता रहता है। तो उत्तर बंगाल में आने के लिए तो हम लोग उल्टा बहाना खोजते हैं, चाहे राजनीति दे दे चाहे कोई भी दे दे। मगर साथ ही साथ उत्तर बंगाल एक बहुत ही जटिल इलाका है, जहाँ सुंदरता के साथ साथ यहाँ पे पहाड़ में एक जगह से दूसरे जाने में जो समय लगता है वो, जबकि यहाँ बहुत बढ़िया सड़कें हैं। मतलब मैं कल ही का उदाहरण अगर लूँ तो कल मैंने एक दिन में माल बाजार, बीर बाजार, जयगांव, अलीपुरद्वार, ये चारों में कवर करके रात में मैंने डिनर जो है बाय रोड किया और डिनर मैंने रात में सिलीगुड़ी में किया है। तो रोड्स बहुत अच्छे हैं, मगर आप इतना ही कवर कर सकते हैं। और हम लोग चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में खाली डिस्ट्रिक्ट को छूना नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में जाके लोगों के दिलों को छूना है। तो वहाँ जहाँ लोग रह रहे हैं हमको उनके पास जाना है। कुआं जो है वो प्यासे के पास नहीं जाएगा, प्यासे को कुएं के पास जाना है। तो हम लोग ये नॉर्थ बंगाल में, क्योंकि अभी भी कालिम्पोंग और बाकी कई डिस्ट्रिक्ट्स है जो अभी भी हम लोग, कालिम्पोंग है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट भी हम ठीक से नहीं कवर कर पाए, तो हम चाहते हैं ये सब कवर करना और एक डिस्ट्रिक्ट में जाके जहाँ भी हिंदी भाषाभाषी लोग हैं उनके पास जाना। तो थोड़ा समय तो लगेगा सर, थोड़ा समय तो लगेगा, ये बात आपकी भी सही है। क्या लग रहा है अभी जो आप घूम रहे हैं, दोबारा जो आए हैं सेकंड राउंड में जो आप आए हैं, तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ से हिंदी भाषियों से? मुझे उम्मीद और उपेक्षा दोनों से बहुत बढ़ के रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोगों का इतना प्रेम, लोग इतने गदगद होके बुला रहे हैं। तकलीफ़ ये है कि मैं उनकी जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा नहीं कर पाए। सब चाहते हैं कि मैं घर जाऊं, उनके साथ खाना खाऊं, मगर ऐसा शेड्यूल रहता है कि हम लोग खाना ही नहीं खा पाते हैं। घर तो जाने की बात बहुत दूर है। कार्यकर्ता हैं हमारे, जो है उनके मन में इतनी भावना है और इतना प्रेम से मिल रहे हैं। साथ ही साथ एक ये बहुत बड़ी हम लोग के लिए, जैसा कि कहा जाए, एक नया ज्ञान है, क्योंकि बहुत सारी लोकल इश्यूज़ हैं और कुछ उस इशू में ऐसा है जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी के अभाव में है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कुछ इलाके में हमको बताया गया कि भाई ये समस्या है, हमारे यहाँ कोई गमी हो गई है, तो डेड बॉडीज को जो दाह संस्कार या अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए पैसे नहीं है। हम लोग चंदा चिट्ठा इकट्ठा करके दे देते, जैसा कि हम लोगों की आदत थी। फिर बाद में बताया गया कि भाई जहाँ जहाँ कुछ म्यूनसिपैलिटी में इलेक्ट्रिक की वो, जहाँ इलेक्ट्रिक चूल्हा वो है वो फ्री है। ये तो चलिए हमको मालूम था तो हमने बता दिया। एक चीज़ तो मुझे भी नहीं मालूम थी, जो हमने जब वहाँ के डीएम साहब को फ़ोन किया और पता करने का चेष्टा किया, कि इमरजेंसी असिस्टेंट में हर पंचायत 2000 और हर म्यूनसिपैलिटी 4000 रुपये आपको देती है अपने दाह संस्कार करने के लिए। ममता दीदी ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये मुझे जानकारी मिली, हमने उनको बताया, मगर ये उनको नहीं पता था। ये मैं गया, उनका दुख दर्द समझा, मुझे हाथ के यार 1-2 फ़ोन किए, मुझे जानकारी मिली, मैंने उनको बताया। अब वो पूरे गांव को पता है और वो दिन है और आज का दिन है। अब वहाँ पर दाह संस्कार के बाद उनको खाली दाह संस्कार में जो जाता है उसकी गमी है। ये गमी नहीं है कि हमारी सरकार हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती कि हम अपने जाने वाले को अंतिम यात्रा सम्मान के साथ दे सकें। स्वास्थ्य साथी कार्ड का रिस्पॉन्स कैसा है और आपको क्या कोई कंप्लेन वगैरह भी मिल रही है इससे रिलेटेड? शर्मा जी, कंप्लेन नहीं, सुझाव बहुत सारे आ रहे हैं। और सच बताऊं तो जब ये स्वास्थ्य साथी की योजना पर चर्चा हो रही थी, किसी को आइडिया नहीं था कि 2 करोड़ लोग स्वास्थ्य साथी के पहले 15 दिन में भाग ले लेंगे। हम लोगों को नहीं लगा था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। ये जो लोग आ रहे हैं, हमारे को उल्टा हमारी जो क्षमता है वो
हम लोग को वो क्षमता बढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि जो कार्ड प्रिंटिंग करने का एक वो जो बायोमेट्रिक का प्रोसेस है, हम लोगों को क्षमता बढ़ानी पड़ रही है। आपने देखा भी होगा, समाचार पत्रों में रिपोर्ट भी आया कि हम उसको डबल दुगना करने का चेष्टा कर रहे हैं। सबको कितनी दिन कब अकोमोडेट कर पाएंगे हमें नहीं पता, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लोग आए जा रहे हैं और एक प्रोसेस में सबका काम भी हो रहा है। सुझाव कई सारे आ रहे हैं। उस सुझाव के अंतर्गत आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है, उसका भी प्रचार प्रसार चलने वाला है। ये है कि आप अगर आपके घर में कोई विकलांग है या कोई सीनियर सिटीजन है जो किसी भी कारण से कैंप में जाने में असमर्थ है शरीर के हिसाब से या स्वास्थ्य के हिसाब से, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर नाम पता दे के अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। स्वास्थ्य साथी के कैंप वाले लोग आपके घर पर जाके आपका कार्ड बना के देंगे। अच्छा, तो इस तरह की और भी समस्याएं और भी चीज़ें हम लोगों के सामने लाई जा रही हैं, जिनका हम लोग कोई ना कोई उपाय निकाल रहे हैं। स्वास्थ्य साथी कार्ड से रिलेटेड कुछ फ़ोन कॉल्स हमारे पास भी आ रहे थे, कुछ समस्याएं हो रही हैं, डिले हो रहा है, इस तरह की कुछ समस्याएं हैं आपके सामने आई हैं, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम? देखिए शर्मा जी, ऐसा है कि जब आप बूथ पे जा रहे हैं, हम लोग चेष्टा तो ये कर रहे हैं कि बूथ पे वार्ड जो वार्ड वाइज काम हो रहा है, और वार्ड में हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये मोहल्ला इतने बजे से इस स्लॉट में आ जाए, ये मोहल्ला इतने स्लॉट में आ जाए। अगर लोग उस हमारी प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे तो हम कम से कम तकलीफ, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं होगी, हो सकता है तकलीफ कम से कम तकलीफ होगी, बट लोगों की अपनी मजबूरियां हैं, काम धंधे वाले लोग हैं, कोई ना कोई बीमारी हो जाती, घर में जाड़े का टाइम है, कुछ हो जाता है, डॉक्टर को दिखाना है, तो वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पा रहा है। और वो डिसिप्लिन जब नहीं मेंटेन हो पा रहा है तो किसी किसी समय जो है, अगर हमारी कैपेसिटी 10 कार्ड बनाने की है मान लीजिए, तो वहाँ पर उस समय 50 लोग हैं, तो जाहिर है कि 40 लोगों का कार्ड देरी से बनेगा या नहीं बन पाएगा। वैक्सीन से संबंधित कुछ आपके पास अगर इनपुट्स हो, कैसे क्रियान्वयन होगी, कैसे लोगों तक पहुंचेगी, राज्य सरकार का कुछ ब्लूप्रिंट बना है अभी तक? नहीं, राज्य सरकार इस मामले में केंद्र सरकार के साथ पूरी तरह इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रही है। उनके निर्देश आ रहे हैं, क्योंकि वो ये जो हम लोग अभी भी कानूनी रूप में देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत में अभी भी है। लॉकडाउन में बहुत रिलैक्सेशन दे दिया गया है, बट लॉकडाउन पूरी तरह हटाया नहीं गया है। तो उसी तरह वैक्सीन का भी जो एक वो है, कई कंसल्टेटिव कमिटीज़ बनी है। हम लोग पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को देना चाह रहे हैं जो हेल्थ वर्कर्स हैं। उसके बाद जो हमारी पुलिस है, जिन्होंने मैं सल्यूट करना चाहता हूँ मेरी पुलिस को, क्योंकि उन्होंने दिन रात नहीं देखा, बीमारी को नहीं देखा। डॉक्टर को तो फिर भी बीमारी अस्पताल में थे, बट पुलिस वाले बेचारे हर एक पुलिस स्टेशन में जिनको खाना नहीं मिल रहा था, जिनको और तकलीफें थी, उनके साथ पुलिस वाले मदद कर रहे थे। तो मुझे लगता है पहले उनको हेल्थ वर्कर्स के बाद पुलिस वाले आएंगे, पुलिस वालों के बाद जो और ऐसे लोग हैं जो इनको सपोर्ट सर्विसेज देते हैं उनको, और फिर धीरे धीरे आपको हमको सबको मिलना चाहिए। हम लोगों को खासकर ध्यान ये रखा जा रहा है कि वीआईपी कल्चर वैक्सीन में ना आए, और वीआईपी किसी भी रूप में वैक्सीन की क्यू को जंप नहीं करे। कोई ना कोई समय ऐसा जरूर आएगा जब ये वैक्सीन बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी, तो जब जितने भी वीआईपी मेरे भाई बहन हैं जो अपने आप को वीआईपी कैटेगरी में समझते हैं, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप उस समय लगवा लें। जहां आपने इतना दिन इंतजार किया है, थोड़े दिन और कर लीजिए। तो ये वैक्सीन क्या पूरी तरह मुफ्त? देखिए, वैक्सीन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कैसे पहुंचेगी? अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो मुझे लगता है केंद्र सरकार ने भी कुछ हद तक जिम्मेदारी ली है, और दीदी ने तो कहा ही है कि देखिए, केंद्र सरकार, थोड़ी सी यहाँ राजनीति की बात हो जाए, बिहार में चुनाव था तो वहाँ पर उन्होंने घोषणा करी थी भाजपा ने कि भाई हम बिहार में सब लोगों को वैक्सीन मुफ्त में देंगे अगर हम सरकार में आए। अब आज वो बोल सकते हैं कि टेक्निकली वो सरकार में नहीं, क्योंकि सरकार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, टेक्निकल फायदा उठा सकते हैं। तो बिहार में तो हम तो यही चाह रहे हैं कि भाई बंगाल में चुनाव है, हमारे यहाँ दीदी ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि जिसको भी वैक्सीन की ज़रूरत है उसको स्टेट गवर्नमेंट वैक्सीन प्रोवाइड करेगी, बिल्कुल मुफ्त। भाई अगर वो पैसा नहीं दे पाएगा तो मुफ्त रहेगा, वैक्सीन दे दी जाएगी। अच्छा, तो उसके मगर मैं आप शर्मा जी आपके माध्यम से दर्शकों को ये भी कहना चाहता हूँ कि जो
मैंडेटरी लोग हैं जिनको हम पहले प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप वैक्सीन अफोर्ड कर सकें तो वैक्सीन अपना खरीद के लगवाएं। स्टेट गवर्नमेंट, जितना आप स्टेट का बोझ कम करेंगे उतना स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा लोगों तक ये सुविधा पहुंचा पाएगी। अच्छा, बात मैं एक और करना चाहूँगा, जो मुद्दा काफ़ी लोग हमसे पूछते रहते हैं, दर्शकों के फ़ोन कॉल्स भी आते रहते हैं कि सिनेमा हॉल खुल गए, पब खुल गए, बार खुल गए, मगर स्कूल कब खुलेगा? सब ऐसा है, स्टूडेंट्स, अगर आपको मालूम हो जो ये कोरोना वैक्सीन में पूरा वो था, तो दो ही कैटेगरी को लोगों को बताया जाता था जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है या जो सबसे ज़्यादा वो है। एक है सीनियर सिटीजन, एक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के मामले में, स्कूल खोलने के मामले में 2-3 राउंड चर्चा भी हो चुकी है, कई बार डिस्कशन भी हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो गाइडलाइंस दी है उस गाइडलाइंस के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने भी अभी सारे स्कूल्स नहीं खुले, जिनके 10 और 12 के बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको दिया गया है कि भाई आप कोई लैब कंसल्टेशन करना चाहें, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए, वो भी कई चीज़ों का ख्याल रखते हुए, तो एक लिमिटेड रूप में ये सब चीज़ें रोल आउट हो रही हैं। बच्चों को आज अगर बच्चे जो क्लासरूम में आते हैं उनको प्रोटेक्ट करना हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी। माइनर बच्चे हैं, वो लोग कितना ही सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप वो समझाते हैं, वो अपने दोस्त के साथ खेल कूद में, उनके साथ टिफ़िन शेयरिंग में कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो उसके लिए आप ही के चैनल पे हम लोग सफाई देते हुए नज़र आएंगे। तो हमको लगता है कि भाई, एक अंग्रेजी में कहावत है जो मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, बेटर सेफ देन सॉरी। तो बात मैंने स्कूल की इसलिए उठाई कि पेरेंट्स का यह भी कहना है कि जब स्कूल बंद है तो फीस का जो पेमेंट है उसके लिए दबाव क्यों डाला जाता है बार बार? ऐसा है, उस पर राज्य सरकार अभी तक कुछ बोल क्यों नहीं रही है? देखिए, राज्य सरकार ने स्कूल्स को बुला के एक मीटिंग की थी और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आ गए हैं। तो एक जो हमारा संविधान का न्यायगत ढांचा है, तो जिस मामले पे सुप्रीम कोर्ट एक बार एक फैसला सुना देती है, आपको हमको उस पर चर्चा करना कितना उचित है कितना अनुचित है मैं नहीं जानता, बट स्कूल्स के जो लोग थे उनकी, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मगर देखिए कुछ लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस की हैं, कुछ स्कूल्स ने, जिनके लिए संभव था, बट जिनके लिए ऑनलाइन क्लासेस नहीं संभव था उन्होंने शायद वो कुछ भी नहीं कर पाए। उनका जो एक कथन है जहाँ मानवता आ जाती है कि और कोई खर्चे की बात करे नहीं करे, जो स्कूल के टीचर हैं उनको तनख्वाह देनी पड़ रही है, क्योंकि ये प्रावधान जो से केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस दिया है उसमें ये दिया कि आप किसी के भी उनको नौकरी से नहीं निकाल सकते, उनको आप वो नहीं दे सकते। और अगर मुझे तनख्वाह देनी है स्कूल की तो चलिए तो मुझे कहीं ना कहीं से तो ये पैसा आना पड़ेगा। तो या तो ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार दे या पेरेंट्स से दे दिया जाए। और मुझे लगता है कुछ सुप्रीम कोर्ट ने रियायत भी दी है, उसमें समय भी दिया है की रियायत दी है, और कुछ समय भी बढ़ा दिया गया है क्योंकि लोग शुरू से नहीं दे रहे थे। और इसमें इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी दी जा रही है कि भाई अगर आप एक साथ एक मुश्त में नहीं दे सकते तो आप इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए। देखिए, अप्रैल मई जून ये 3 महीने सबके लिए बहुत घातक थे, मगर कहीं ना कहीं धीरे धीरे जाके सबको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि उस अंतर्गत अगर माँ बाप को जहाँ जहाँ तकलीफ़ें आ रही हैं, मुझे लगता है कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो भी मानवता में माँ बाप के साथ बैठेंगे और बीच का कुछ ना कुछ रास्ता निकाल दिया जाएगा। अभी तक मुझे कोई भी ऐसी घटना का रिपोर्ट नहीं मिला है कि फीस के ना देने के कारण बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया हो या उसको क्लास में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया गया हो, जो कि घटना जो शुरू में आ रही थी जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन चला गया था। तो विवेक जी से हमने काफ़ी बातों पर बातचीत की, इनके विचार जाने। विवेक जी, और एक बात है, दीदी का विचार अगर हम आपसे बात करें, वैसे तो ये विचार दीदी का जो विचार होगा वह दीदी हो सकता है आपसे शेयर करे ना करे, लेकिन मैं जानना चाहूँगा आपको क्या लगता है दीदी के हिसाब से उत्तर बंगाल में कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए? शर्मा जी, क्योंकि लास्ट इलेक्शन की अगर बात करें तो सीटें आप खुद जानते हैं कितनी सीटें तृणमूल के हाथ से गई थी, तृणमूल नहीं ले पाई थी। तो इस बार क्या है उनका विचार? शर्मा जी, मैं हमारे बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की एक पंक्ति से आपके उत्तर देना चाहूँगा कि मेरे 2 आँख हैं, एक हिंदू एक मुसलमान।
मैं किसको फोड़ूं किसको रखूं, मुझे तो दोनों ही प्यारे हैं। मुसलमान की जब आपने बात की, मुस्लिम तो मैं आपके उत्तर बंगाल हो, दक्षिण बंगाल हो, पूरा बंगाल प्यारा है, किसी को अलग किसी को कम नहीं। चुनाव है, हमको अपने पूरे दमखम से लड़ना है, पूरे जोर जब ताकत से लड़ना है, पूरे लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, 10 साल का अपना जो काम है वो उनको बताना है। और चुनाव में एक एक सीट जो है वो प्रतिष्ठा पर है, वो दांव पे लगी हुई है। तो एक एक सीट पर लड़ाई है, चाहे वो उत्तर बंगाल में हो चाहे दक्षिण बंगाल में। कमजोरियों की पहचान हो गई है आप, क्योंकि अक्सर कहा जाता है जब आपकी हार होती है तो आपकी कुछ ना कुछ कमजोरियां रहती है, तो ये जो कमजोरियां थी वो क्या आपने चिन्हित कर ली हैं आप लोगों ने? कमजोरियां देखिए, लोगों का नाराजगी, लोगों का गुस्सा कोई ना कोई कारण से ही किस बात की नाराजगी? जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, मगर देखिए क्या लोकसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, और उसके बाद थोड़े दिन बाद अभी कॉर्पोरेशन चुनाव होगा, उसमें मुद्दे बहुत अलग होते हैं। मेरे घर के सामने अगर कोई ड्रेनेज है जिसका मान लीजिए जो कवर है वो टूट गया है, ये लोकसभा चुनाव का मुद्दा नहीं है। उसी तरह लोकसभा में जब चुनाव का मुद्दा बनता है, उसमें बनता है कि भाई हमने क्या स्टैंड लिया है या राष्ट्रीय इशू पर क्या है। तो और आजकल लोग बहुत, जनता जो जनार्दन है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत सोच समझ के करती है अपना चुनाव। हाँ, कभी कभी उनको जो इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट या इन्फॉर्मेशन बूस्टिंग कहा जाता है, उसमें उनके पास कभी कभी इधर से उधर कई गलत चीज़ें पहुंच जाती हैं। हमारा काम एज ए राजनीतिक दल कि हम जाके उनको ठीक करें, उनको समझाएं, उनको बताएं कि सही क्या है गलत क्या है। हमने अपना जो 10 साल काम किया उस काम की जानकारी दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लोग भूल भी जाते हैं तो उनको बीच बीच में याद दिलाना पड़ता है। तो हम हर लोगों तक, हमारे 11 करोड़ जो जनता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने जब जब काम किया है 11 करोड़ जनता के लिए काम किया, उसमें भेदभाव नहीं किया। मगर आप अगर 2019 में जो चुनाव के नतीजे हैं उन पर अगर आप रेफर करना चाह रहे हैं, तो ये जो चुनाव है इसमें जीत हार लगी रहती है। हमारे जो जहाँ से हम हारे, ऑब्वियसली वहाँ ज़्यादा फोकस भी करेंगे, वहाँ ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं। और ये प्रोसेस तो उसी दिन चालू हो गया था जिस दिन रिजल्ट आए थे। हम लोगों से ये समझना चाह रहे हैं कि भाई इतना सब काम करने के बाद, खासकर अपने जब हिंदी भाषी समाज की बात करते हैं, 10 में क्वेश्चन पेपर दे दिया, 12 का क्वेश्चन पेपर दे दिया, आंसर स्क्रिप्ट लिखने दे दिया, 600 कॉलेज बनाए गए हैं पिछले 600 स्कूल्स बनाए गए पिछले 10 साल में हिंदी मीडियम में। 7 कॉलेजेस, एक भी कॉलेज नहीं था बंगाल में, 7 कॉलेजेस दिए गए। कई कॉलेजेस में हिंदी का कोर्स चालू करवा दिया गया है। और आपको बहुत गर्व के साथ कहना चाहूँगा, और मैं आप बोलेंगे बार बार मैं दोहराता रहता हूँ तोते की तरह, मगर भारत का दूसरा और पश्चिम और ये पूर्वी भारत का पहला हिंदी यूनिवर्सिटी हावड़ा में बनने जा रहा है, जो कि अपने आप में हिंदी भाषी समाज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इतना सब करने के बाद भी ये समाज अगर कहीं ना कहीं हमसे नाराज है, तो हमको जाके फिर से समझना पड़ेगा कि क्या और चाहिए इनको। मैं लगभग आखिरी सवाल की तरफ जा रहा हूँ। ओवैसी फैक्टर इस बार कितना काम करेगा, यानी कितना नुकसान करेगा आपको? काम नहीं, नुकसान कितना करेगा? ऐसा है शर्मा जी, चुनाव के समय देखिए बंगाल क्या है, बहुत ही मनोरम जगह है। यहाँ हिमालय है, दार्जिलिंग में चाय बागान है, नीचे कलकत्ता जब जाते हैं तो वहाँ पर दक्षिणेश्वर है, कालीघाट है, माँ काली का आशीर्वाद मिलता है, सुंदरबन है। तो यहाँ टूरिज़्म के बहुत पोटेंशियल है, टूरिज़्म बहुत अट्रैक्ट करते हैं हम लोग। तो जाहिर है चुनाव के टाइम पे भी टूरिज़्म अट्रैक्ट हो रहा है। कुछ लोग चुनाव में टूरिज़्म की तरह आते हैं, अपना टूरिज़्म अपना करके चले जाएंगे। बंगाल की जनता मगर जानती है कि जो टूरिज़्म करने आए हैं वो कौन है, और जो कल भी था, आज है और कल भी रहेगा वो कौन है। तो सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि बंगाल की जनता ही उनको बता देगी कि भाई टूरिज़्म के टाइम पे, मतलब सॉरी गलती हो गई, चुनाव के टाइम पे टूरिज़्म के लिए मत आओ, ऐसे नॉर्मल में आ जाना। आपने जिस सज्जन का नाम लिया, उनको बिहार में अभी कुछ सफलता प्राप्त हुई है, तो उनको शायद लगता है कि वो बंगाल में भी अपना किस्मत आजमा सकते हैं। चुनाव है, सबके लिए ओपन कंपटीशन है, जो भी आना चाहे चुनाव में हिस्सा ले, हम किसी को मना तो कर नहीं सकते। भारत एक गणतांत्रिक है, और इस प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, इंडिपेंडेंट लड़ सकता है, पार्टी लड़ सकती है। तो चुनाव में जो भी आना चाहे आए, चुनाव लड़े, हम अपनी बात रखेंगे, वो अपनी बात रखें, लोग फिर जनता जनार्दन है वो उसका फैसला करेगी। दीदी ने जो काम किया है, दीदी उसके काम के बिना पर लोगों से जाके बात कर रही है, और आपने जिनका नाम लिया है वो एक हवा में, क्योंकि आज तक जहाँ तक मेरी जानकारी है
उन्होंने कहीं पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल नहीं किया, उन्होंने कहीं भी प्रशासन नहीं चलाया है, कहीं भी ऐसा कोई कॉरपोरेशन चलाया हो या कोई असेंबली चलाई हो या कोई ऐसा काम किया हो जिससे लोगों को ये पता चल सके कि उनका काम कैसा है। अभी सिर्फ उनकी बात पता, बात तो कईयों की है, बात तो शर्मा जी आप और हम भी उसी बिजनेस में हमारा भी बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जनता आजकल बहुत स्मार्ट हो गई है, एजुकेटेड है, समझदार है, और मुझे लगता है कि वो सही गलत का फैसला चुन लेगी। एकदम आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, हिंदी भाषा की अगर बात करते हैं और आज हम हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के साथ बैठे हैं, तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या हिंदी भाषा के लिए जिन लोगों ने काम किया है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर बंगाल में, कहीं भी जो साहित्यकार हैं, जो पुराने लोग हैं जिन्होंने हिंदी के लिए बहुत अपना श्रम दिया है, अपनी मेहनत दी है हिंदी को बनाए रखने के लिए, उन लोगों के बारे में क्या कुछ विशेष सोचा जा रहा है या उनको कोई सम्मान से नवाजा जाने की कुछ अलग व्यवस्था की जा रही है? ऐसा है या उनके भत्ते या कुछ इस तरह की कुछ चेष्टा? मैं आपका सवाल का 2 हिस्सों में जवाब दूंगा। हिंदी प्रकोष्ठ एक पॉलिटिकल आउटफिट, एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैंडेट बड़ा क्लियर है, हमें 1.25 करोड़ लोगों तक मिलना। आप ऐसे समझिए कि मुझे 1.25 करोड़ लोगों से को नमस्कार करना है, उनसे हाथ मिलाना है। तृणमूल इन लोगों से जुड़ा हुआ था, उनसे रिश्ता को मजबूत करना, जिनसे नहीं जुड़ा हुआ उनसे रिश्ता बनाना है। और खाली यहाँ जाके मामला चुनाव के पर आके मामला खत्म नहीं होगा, ये रिश्ते को हमको आगे ले जाना है। हम उनके सुख दुख के साथी हैं, हम उनके समस्याओं को खाली समाधान करने के लिए नहीं बनाया गया है। हम चाहते हैं कि लोहड़ी हो तो हम लोग सब साथ मिलकर बनाएं, मकर संक्रांति हो तो दही चूड़ा हम लोग साथ मिलकर खाएं, क्योंकि ये जो बंगाल की संस्कृति की खूबी है कि यहाँ सब समुदाय, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब हम लोग ईद ही साथ में बनाएं, हम लोग ये भी साथ में करें, तो हम लोग एक संस्कृति में जीना चाहते हैं। तो ये प्रकोष्ठ इन सब कामों का उत्तरदायी है। आपका सवाल हिंदी एकेडमी के लिए है, शायद पश्चिम बंगाल हिंदी एकेडमी के लिए। पश्चिम बंगाल हिंदी एकेडमी का जो 1 लाइन का ब्रीफ है, उसका काम है पश्चिम बंगाल में हिंदी के प्रचार और प्रसार को बढ़ावा देना या उसके काम में कार्यरत रहना। उसको करने के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो किया जाएगा। आपने लेखकों की बात की, बाकी साहित्यकारों की बात की, तो हिंदी एकेडमी अभी जो कार्यक्रम लेके अभी चल रही है, क्योंकि कई दिन के बाद ये हिंदी एकेडमी एक्टिवेट हुई है, हमारे पास अभी हम लोगों ने 4 विषयों को चुना है: भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला। जो हिंदी में हम लोग इन 4 बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। तो इन बिंदुओं में जो भी कुछ संभव होगा वो किया जाएगा। हमारा टारगेट ये है कि 1.25 करोड़ जो हिंदी भाषा भाषी लोग हैं बंगाल में, उन तक हिंदी का फ़ायदा पहुंचाया जाए या हिंदी के ऐसे कार्यक्रम किए जाए जो कि उन लोग सक्षम खुद करने में नहीं है। मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ, जैसे डिबेट कंपटीशन है या काव्य पाठ कंपटीशन है या आज नाटक कंपटीशन है। नाटक कई लोग करना चाहते हैं, बट उनके खर्च के लिए या अभाव में वो लोग अपना वो नहीं कर पाते हैं। हमारे एकेडमी से हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि 3 मेंबर सिलीगुड़ी से हैं। ये आपको जानकर खुशी होगी। तो सिलीगुड़ी में भी बहुत एक्टिवली काम हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर भी हम लोग कुछ कार्यक्रम आने वाले दिनों में बहुत जल्दी से जल्द करेंगे। तो एकेडमी उसको फंडिंग करेगी, उस कार्यक्रम होंगे। और जैसा कि होता आया है कि इन सब प्रोग्राम्स का हम लोग फीडबैक लेंगे। अगर ये सक्सेसफुल हुआ, अगर इनमें आउटरीच अच्छा हुआ, इनमें रिजल्ट अच्छा आया, तो हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और जो आपने सुझाव दिया उन पर भी विचार करते हुए हम लोग आगे कुछ ना कुछ उस पर भी करते रहेंगे। जोड़ना सबको है, छोड़ना किसी को नहीं है। किस रूप में जोड़ना है ये आने वाला वक्त बताएगा। विवेक जी ने कहा जोड़ना सबको है, तोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन छोड़ना किसी को नहीं है। छोड़ना किसी को नहीं है। तो इसका तो अब नतीजा क्या होता है यह तो देखने वाली बात है। मगर आशा तो विवेक जी से ये है, क्योंकि जितने जुझारू हैं और जिस तरह से लगातार इनका दौरा चल रहा है और हिंदी भाषियों से इनका संपर्क साधा जा रहा है। और अगर हम सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी में इनके जो इनके साथी जो हैं, जो इनकी टीम में है, वह भी काफ़ी दिग्गज लोग हैं और
एक जाने पहचाने चेहरे हैं और पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए लोग भी हैं इनके साथ। अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो दिलीप दुग्गड़ जो रेडियो मिस्ट्री के CEO भी अभी हैं और एक समय में प्रभात खबर के स्थानीय संपादक भी रह चुके हैं, वह भी इनकी टीम में है। तो मेरा सवाल भी एक्चुअली विवेक जी इसीलिए था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी साहित्य में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, चाहे पत्रकारिता में हो चाहे लेखनी में हो। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां वह मजबूर हो गए हैं, उनकी रचनाएं प्रकाशित नहीं हो पाती है, उनको फंड की दिक्कतें होती है और सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्राइसिस होती है पहचान की, जो पहचान के लिए आज तरस रहे हैं। क्योंकि हम बंगाल में हैं, यहाँ हिंदी की पहचान को उन्होंने बना कर रखा, उनको खुद की पहचान नहीं है उनकी। इसीलिए मेरा एक सवाल था, खैर आप इसको काफ़ी गौर करेंगे। कुछ जानकारी आपके साथ शेयर कर दूँ। भारतीय भाषा परिषद जैसी कई संस्थाएं हैं जो बहुत पुरानी हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं, बहुत सशक्त हैं। वैचार्गी है, भारतीय कला संस्कृत है। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जिन कुटुंब की आप बात कर रहे हैं, इनके पास मौक़ों की और अपॉर्चुनिटीज़ की कभी कमी नहीं थी। ये सब इनको प्रमोट करते हैं। एकेडमी भी अपना काम ज़रूर करेगी। और ऐसा है, ये जो साहित्यकार और लेखक हैं, हम चाहते हैं नई पीढ़ी में नए लोग आए, नया टैलेंट आए। और पुराने अच्छा लिखेंगे तो पुराने भी काम करेंगे। मगर एंड गेम क्या है? हमारा एकेडमी का जो फोकस रहेगा, हम ये चाहते हैं कि हम आपको काव्य पाठ कैसे किया जाता है या कविताएं कैसे लिखी जाती है वो ट्रेन करें, उसके वर्कशॉप्स कराएं। हम चाहते हैं कि आप अगर कोई निबंध लिख रहे हो या कोई आर्टिकल लिख रहे हो समाचार पत्र के लिए, तो वो कैसे लिखें, हम उसकी ट्रेनिंग दें आपको। हम हिंदी टाइपिंग सिखाएं आपको, हम हिंदी में कम्युनिकेशन सिखाएं आपको, सोशल मीडिया में सिखाएं। क्योंकि आने वाले दिन में वर्नैक्युलर में सोशल मीडिया का जो ग्रोथ होगा ये अविचारणीय है। तो हम लोग चाहते हैं कि लोग इक्विप्ड हों, हम उनको इक्विप करने में हैं, अपडेट हो। हाँ, बाकी कंटेंट इज किंग, हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। तो उनका कंटेंट ही जो है उनका भाग्य डिसाइड करेगा। तो धन्यवाद विवेक जी। विवेक जी के साथ हमने काफ़ी समय बिताया और इनसे काफ़ी बातचीत की, हर क्षेत्र के बारे में इनसे बातचीत की और हमें एक सुखद आशा के साथ हम इनको दोबारा धन्यवाद करना चाहेंगे कि खबर समय से जुड़े और खबर समय में आकर इन्होंने एक साक्षात्कार दोबारा दिया। और यह इनका प्रेम है कि यह दोबारा खबर समय में आए, क्योंकि अक्सर पत्रकारों के साथ बातचीत के लिए जो नेतागण होते हैं वो बसते फिरते हैं, मगर ये खुद चल के आए हैं। इनके ये साहस ही माना जाएगा कि इन्होंने एक साहस दिखाया कि दोबारा आए और हमारे सवालों का जवाब दिया। और बहुत सारी चीज़ें विवेक जी करने जा रहे हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेगी और खबर समय भी इस पे अपडेट रहता है। आपने देखा होगा कि विवेक जी का ये जो दौरा है उत्तर बंगाल का, उसको हमने कुछ दिन पहले भी दिखाया था कि इनके क्या क्या कार्य चल रहे हैं। और अब आशा के साथ हम विदा लेंगे कि हिंदी भाषियों के लिए विवेक जी के रूप में जो हम एक सिपाही को देख रहे हैं, एक नेतृत्व को देख रहे हैं, वह काफ़ी बेहतर कार्य करने जा रहे हैं। तो आप यूं ही बने रहिए खबर समय पर, देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।